हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट कृषि विज्ञान। इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो कृषि विज्ञान से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं आपको इस वीडियो में कृषि विज्ञान से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कृषि विज्ञान से, उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करवाने वाला हूँ और एक एक करके समझाते हुए मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा ताकि फिर से आपको ये कृषि विज्ञान पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक बार देख लेते हो ना तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा कृषि विज्ञान से, ये पूरा विश्वास रखो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वन लाइनर क्वेश्चन है वो है, रबड़ एक नगदी फसल है। रबड़ ये कौन सा फसल में आता है? तो रबड़ जो है ना ये नगदी फसल में आता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, चावल के लिए आदर्श जलवायु 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर का तापमान है। चावल का जो उत्पादन होता है ना उसके लिए जो आदर्श जलवायु क्या होना चाहिए? तो वर्षा होना चाहिए 200 सेंटीमीटर। वर्षा कितना होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर। और तापमान होना चाहिए चावल के लिए यानी कि 25 सेंटीमीटर तापमान होना चाहिए। तो चावल के लिए अगर पूछे तापमान कितना होना चाहिए, अच्छा तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा कितना होना चाहिए तो 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, तभी चावल की खेती बहुत अच्छे तरीके से होगी। अगला पॉइंट है, केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। केसर जो होता है ना उसका उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू और कश्मीर में होता है। केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। जो दलहन फसल होती है उसकी अगर कृषि करना है तो दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जो दाल जो होता है ना, दाल वाला फसल जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, तो जो दाल वाला फसल होता है उसको ठंड के दिनों में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है क्योंकि इसके लिए कम तापमान चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए और वर्षा भी कम चाहिए, ना के बराबर वर्षा चाहिए दाल के फसल के लिए। इसलिए इसको ठंड के दिनों में बोया जाता है, याद रखिएगा। तो दलहन को कब बोया जाता है? तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में। इसलिए दलहन को रबी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? दलहन को रबी फसल कहते हैं क्योंकि इसे ठंड में बोया जाता है। जितने भी फसल को ठंड में बोया जाता है अक्टूबर नवंबर महीने में, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है रबी फसल बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नारियल एक रेशेदार फल है। नारियल जो होता है उसमें पानी होता है, अंदर नारियल गोल होता है, पानी होता है। तो नारियल ये किस प्रकार का फसल होता है? तो नारियल रेशेदार फसल है। नारियल किस प्रकार का फसल है? रेशेदार फसल है। अगला पॉइंट है, कॉफी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होता है। कॉफी जो होता है ना ये एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होता है। कॉफी क्या होता है? तो एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होता है। अगला पॉइंट है, बेंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है। तो बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो बेंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। तो भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र कहलाता है भारत का चावल का कटोरा क्षेत्र। तो भारत के चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है भारत का, याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है, भारत में झूम खेती सबसे अधिक नागालैंड में होती है। भारत में झूम खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? नागालैंड में होती है झूम खेती सबसे अधिक। अगला पॉइंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IARI की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना ये कब किया गया? तो 1905 में किया गया। कहाँ पे किया गया? भारत के पूसा नामक स्थान पर की गई, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो यानी कि ये दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसे कहते हैं पूसा कैंपस, ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट है, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा दोमट है। गेहूं की खेती होती है ना, उसके लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो मानी जाती है दोमट मिट्टी। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? दोमट मृदा होती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, मक्का को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। तो अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्का। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मसूर एक रबी फसल, जो मसूर है ना, ये एक रबी की दलहनी फसल है। मैंने अभी बोला ना, दलहनी फसल जिससे दाल बनता है, जैसे मसूर हो गया, बूट हो गया, मटर हो गया, यानी कि इस सब से क्या बनता है? दाल। तो जो दाल वाली फसल होती है दलहन फसल, उसको ठंड के दिनों में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर महीना में, और उसको कौन सा फसल? रबी फसल बोला जाता है। तो मसूर भी दाल है ना, तो मसूर को भी कब बोया जाएगा? अक्टूबर नवंबर में, इसलिए मसूर भी एक रबी फसल है। मसूर क्या है? रबी फसल है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सोया प्रदेश के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। गरीबों की सेब अमरूद को कहा जाता है। जैसे गरीब को उतना महंगा सेब खाने को तो नहीं मिलता है, इसलिए गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को, जो कि हर घरों में मिल जाता है। तो गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? अमरूद को कहा जाता है। अगर पूछे मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, सबसे पुराना फल खजूर है। खजूर देखे होंगे, खजूर से बहुत सारा चीज बनता है। तो खजूर यानी कि जो सबसे पुराना फल है वो कौन सा है? खजूर है। सबसे पुराना फल खजूर है। अगला पॉइंट है, रेशम के कीड़ों को कोकून कहते हैं। जो रेशम का जो कीड़ा होता है, यानी कि जो रेशम बनता है ना, कीड़ा से ही बनता है, तो रेशम के कीड़े को कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े को कोकून कहते हैं। अगला पॉइंट है, कोकून के कीड़े शहतूत की पत्तियों का भोजक है। जो रेशम का कीड़ा है, रेशम का कीड़ा यानी कि जो रेशम बनता है ना, ऊन, वो रेशम के कीड़े से ही बनता है, कीड़ा से, जिसे कोकून कहते हैं। और ये कोकून शहतूत के पत्तियों यानी कि का भोजक होता है। शहतूत जो यानी जो होता है ना, ये जो होता है रेशम का कीड़ा जिसे कहते हैं कोकन, तो जो कोकन के कीड़े हैं ये शहतूत की पत्तियों का क्या होता है? भोजक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, तारपीन चीड़ के पेड़ रेजिन से तैयार किया जाता है। तारपीन जो है ये किससे तैयार किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ रेजिन से तारपीन तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, खरीफ फसल की बुआई जून सितंबर में होती है। मैंने बोला ना कि एक होता है रबी फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में होती है,
और एक होता है खरीफ फसल, जिसकी बुआई जून सितंबर में होती है, वर्षा के दिनों में जून सितंबर में होती है खरीफ फसल की बुआई। जैसे देखे होंगे धान कब बोया यानी कि बोया जाता है, तो धान को वर्षा के दिनों में बोया जाता है, यानी कि धान हो गया कौन सा फसल, खरीफ फसल हो गया। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर आता है। प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ करते हैं, जिसकी वजह से पेड़ क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पौधा ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, जल से लेता है। जल H2O, जल में ऑक्सीजन होता है ना, जल से लेता है ऑक्सीजन। अगला पॉइंट है गाजर कैरोटीन के कारण लाल रंग का होता है। गाजर देखे होंगे लाल कलर का होता है, किसके कारण, कैरोटीन के कारण। तो गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारत में उगाए जाने वाले शीतोष्ण फलों में नाशपाती का स्थान महत्वपूर्ण है। भारत में उगाए जाने वाले शीतोष्ण फलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किस फल का है, नाशपाती का है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। तो अंगूर का बगीचा किसे कहते हैं, नासिक को। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। अगला पॉइंट है सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सब्जी तथा फूल वाली फसल का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सब्जी तथा फूल वाली फसल का जो अध्ययन करते हैं वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। अगला पॉइंट है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि ये खरीफ फसल है। क्यों, क्योंकि इसको जून सितंबर के महीने में बोते हैं, वर्षा के दिनों में, इसलिए इसको बोला जाता है खरीफ फसल बोला जाता है। उसके बाद देख लीजिए गेहूं, मटर, चना, जौ, मसूर, सरसों इत्यादि ये रबी फसल है, क्योंकि इसको ठंड के दिनों में अक्टूबर नवंबर महीने में बोते हैं। अगला पॉइंट है लहसुन में गंध का कारण एलाइसिन होता है। लहसुन में देखिए होंगे गंध निकलता कि नहीं है, हाँ निकलता है। तो लहसुन में जो गंध होता है वो किसके कारण, लहसुन में एलाइसिन के कारण गंध होता है। किसके कारण, एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध निकलता है। अगला पॉइंट है मिर्ची में लाल रंग का कारण कैप्सेनेथिन है, नथीन है। मिर्ची जो होता है लाल कलर होता है, मिर्ची का पाउडर भी बनाते हैं तो लाल कलर का होता है। वो किसके कारण होता है, तो कैप्सेनेथिन के कारण होता है। मिर्ची में लाल रंग ये किसके कारण होता है, कैप्सेनेथिन के कारण होता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, अगर पूछे तो केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, कटक में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक में है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान ये शिमला में, ये सभी याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है, शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमंदूरी में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमंदूरी में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, तो ये करनाल में है। अब देखिए आगे, जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर आधारित थी। 2011 की जनगणना जब हुआ था उसके अनुसार पूरे देश का 55% जो आबादी है अपनी जीविका के लिए वो कृषि पर आधारित था। किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। 55% आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की जो खेती होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी। आगे देखिए क्या है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगूर मिट्टी है। जो काली मिट्टी है ना उसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बोला जाए
रेगूर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी को ही कहा जाता है। टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से है। जो टिक्का रोग होता है ये मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? मूंगफली से है। आगे देखिए, ऑक्सोनोमीटर यंत्र का प्रयोग पौधे की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। पौधों की वृद्धि मापने के लिए ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अगर पूछे यूरिया जो है ना उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है। अगला पॉइंट है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है यह किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है भारत में? MS स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक यानी कि जनक बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। अगर पूरे दुनिया में पूछा जाए तो वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। हरित क्रांति क्या था? इसमें गेहूं का उत्पादन हुआ था ज्यादा हरित क्रांति में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 18% है। देश के टोटल निर्यात में कृषि का योगदान कितना परसेंट है? 18% है कृषि का योगदान। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है क्या? तो विश्व वन दिवस। पूछे विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, धान के फसल के लिए उत्तम वर्षा 150 सेंटीमीटर तथा उत्तम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। किसके लिए? धान की खेती के लिए। देखिए अभी मैंने बोला इसके पहले चावल, तो चावल के लिए 200 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा चावल और धान तो एक ही है। हाँ, चावल और धान तो एक ही है क्योंकि धान से ही तो चावल होता है। तो 200 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर के बीच में ही चाहिए धान की फसल के लिए वर्षा। तो धान की फसल के लिए उत्तम वर्षा कितना होनी चाहिए? तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में। और जो उत्तम तापमान है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अगला पॉइंट है, चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई रोकने से है। जो चिपको आंदोलन है इसका संबंध है वृक्ष की कटाई को रोकना। चिपको आंदोलन ये इसमें क्या होता था? देखिए मैं बताता हूँ। चिपको आंदोलन में महिलाएं जो है ना ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन में जो महिलाएं होती थी वो पेड़ से चिपक जाती थी। महिलाएं क्या होती थी? पेड़ से चिपक जाती थी। पेड़ को कटने से बचाने के लिए चिपक जाती थी महिलाएं, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहते हैं। और चिपको आंदोलन को आरंभ किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। माने इसका नेतृत्व किया था चिपको आंदोलन का। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट है, हरित क्रांति योजना अवकाश के दौरान परिलक्षित हुआ। हरित क्रांति योजना ये कब परिलक्षित हुआ? तो योजना अवकाश यानी कि ये अवकाश के दौरान जो है ना हरित क्रांति योजना अवकाश के दौरान परिलक्षित हुआ, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। पूरे वर्ल्ड में धान की प्रथम बौनी किस्म जो है वो कौन सा है? IR8। धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। गेहूं का वास्तविक नाम ट्रिटिकस एस्टिवम है। गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? तो ट्रिटिकस एस्टिवम है। गेहूं का अगर पूछे वास्तविक नाम बताओ तो क्या है? ट्रिटिकस एस्टिवम है, याद रखिएगा। गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी दोमट है।
ये पहले भी बता चुका हूं कि गेहूं के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो दोमट मिट्टी मानी जाती है। गेहूं के लिए उत्तम जलवायु शीतोष्ण है। गेहूं के लिए सबसे अच्छी जलवायु कौन सी होती है? शीतोष्ण, माने ठंडे के दिनों में गेहूं बोया जाता है। और गेहूं रबी फसल है क्योंकि इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। विश्व की सर्वाधिक मात्रा एवं क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल गेहूं है। विश्व की सर्वाधिक मात्रा एवं क्षेत्रफल में जो उगाई जाती है फसल वो गेहूं है। तो सबसे अधिक फसल पूरे विश्व में कौन सी उगाई जाती है? तो गेहूं उगाई जाती है, याद रखिएगा। आगे देखिए, गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। तो गेहूं में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 पाया जाता है। अगला पॉइंट है, धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला में स्थित है। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये मनीला में स्थित है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। देखिए, मैंने अभी पीछे बताया था कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और उस समय जो मैंने पूरे विश्व में बताया था, गलती से बता दिया था कि वर्गीज कुरियन, नहीं, भारत में पूरे विश्व में। देखिए, अगर पूछे भारत में हरित क्रांति का जनक तो वो माना जाता है MS स्वामीनाथन को, लेकिन अगर पूछे पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक तो वो माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला पॉइंट है, सबसे अधिक चीनी फिल्मों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। चीनी मिलों की संख्या, तो सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, पंत जी 114 चना की प्रजाति है। ये जो नाम देख रहे हैं ना, पंत जी 114, ये एक चना की प्रजाति होती है। अगला पॉइंट है, देश में हरित क्रांति का आरंभ 1960 से 70 के दशक में हुई मानी जाती है। देश में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो 1960 से 1970 के दशक में हुआ। अगला पॉइंट है, भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र कृषि है। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र क्या है? तो वो कृषि है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, फल संबंधी अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। बौना पौधा उगाने की कला को बोनसाई कहते हैं, बोनसाई कहते हैं। तो बौना पौधा उगाने की कला को क्या कहा जाता है? बोनसाई कहा जाता है, बौना पौधा उगाने की कला को। अगला है, सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई। तो वन नीति सबसे पहले किसने अपनाई? ब्रिटिश सरकार ने। कब? 1894 में। अगला पॉइंट है, कृत्रिम वर्षा का आधार प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस है। जो कृत्रिम वर्षा होता है उसका आधार कौन सा गैस है? तो प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस है। ब्लास्ट रोग का संबंध धान से। ब्लास्ट रोग का संबंध किससे है? धान से है। ब्लास्ट रोग का संबंध याद रखिएगा। कृत्रिम रेयन सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयन क्या कहलाता है? तो सिल्क कहलाता है, याद रखिएगा। अल्फांसो आम का एक प्रकार है। अल्फांसो क्या है? आम का एक प्रकार है, अच्छे से याद रखिएगा। अल्फांसो आम का एक प्रकार है। मशरूम एक फंजाई है। मशरूम क्या है? तो एक फंजाई होता है। अगला पॉइंट है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो चीन है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगला पॉइंट है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़ा से होता है, और जो रेशम का कीड़ा है वो शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है, और रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। अगला पॉइंट है, पूसा मैनेस्टी क्या है? पूसा
मैनेसटी पपीता की एक प्रजाति है। पूसा मैनेसटी ये पपीता की एक प्रजाति होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आम होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा होता है फसल? आम होता है। अगला पॉइंट है सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है। सब्जी के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर आता है। अगला पॉइंट है पूषा मुक्ता पत्ता गोभी का एक प्रमुख किस्म है। पत्ता गोभी का ये प्रमुख किस्म है। कौन? तो पूषा मुक्ता। मिर्ची में लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है। मिर्ची में जो लाल कलर होता है वो किसके कारण? कैप्सेथीन के कारण होता है, याद रखिएगा। सरसों के तेल में कड़वाहट ग्लूकोसी क्या है? सरसों के तेल में कड़वाहट ग्लूकोसिलेटस के कारण होती है। सरसों के तेल में आप थोड़ा सा पी लीजिएगा कच्चा वाला तेल, तो उसमें कड़वाहट होती है, यानी कि कड़वा लगेगा। किसके कारण? तो ग्लूकोसिलेटस के कारण होती है। पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या 16 है। पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? तो 16 है। अगला पॉइंट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। मानव ने जो सबसे पहला जो अनाज प्रयोग किया था वो कौन सा अनाज है? तो वो जौ है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता 40% होती है। बोले ना कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 40% प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं बोने का समय नवंबर दिसंबर में। गेहूं बोया जाता है कब? नवंबर दिसंबर में, ठंड के दिनों में, या इसलिए तो गेहूं को रबी फसल बोलते हैं। और मैंने बोले यानी कि मैं आपको बताया था कि जो रबी फसल होता है उसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। तो अक्टूबर नवंबर या फिर नवंबर दिसंबर कभी भी बो सकता है, क्योंकि ठंड यानी कि ठंडा ही होता है ना इस समय, तो इसलिए इसको रबी फसल बोला जाता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। गन्ना की उत्पत्ति स्पेन में हुई। गन्ना की उत्पत्ति कहाँ हुई? स्पेन में हुई। देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। धान में प्रसिद्ध खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। खैरा रोग जो है ये धान में होता है। खैरा रोग किस में होता है? किस फसल में? धान में होता है। किसकी कमी से? तो ये जिंक की कमी से होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होता है जो भारत में पाई जाती है। देश में सोयाबीन का सर्वाधिक 80% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। यानी कि भारत देश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है 80%। अगला पॉइंट है भारत में कुल क्षेत्रफल के लगभग 46% भूभाग पर कृषि की जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% भाग पर क्या किया जाता है? तो कृषि किया जाता है। अगला पॉइंट है भारत की 14% भूमि कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है। भारत की जो 14% भूमि है वो कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है, मानो उस पर खेती नहीं किया जा सकता है 14% भूमि पर। आगे देखिए भारतीय कृषि के इतिहास पुस्तक को MS रांधवा द्वारा लिखी गई थी। भारतीय कृषि के इतिहास नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो MS रांधवा ने लिखा, याद रखिएगा। मील बग फसल सरसों से संबंधित है। मील बग फसल ये किससे संबंधित है? तो ये सरसों से संबंधित है मील बग फसल। प्रथम मानव निर्मित धान्य त्रिटिकेल है जो गेहूं और राई का क्रॉस है। प्रथम मानव निर्मित धान जो है वो त्रिटिकेल है। प्रथम मानव निर्मित धान कौन सा है? त्रिटिकेल है जो गेहूं और राई का क्रॉस है। अगला पॉइंट है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में 1974 में खोला गया। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र ये कहाँ खोला गया?
पौंडीचेरी में खोला गया, 1974 में खोला गया। पहली कृषि गणना 1974 ईस्वी में की गई थी, और जो पहली कृषि गणना है वो कब किया गया था? 1974 में किया गया था। नींबू में तांबा की कमी के कारण डाइबैक रोग होता है। नींबू में तांबा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? डाइबैक रोग होता है, याद रखिएगा। कपास के रेशे पौधे के बीज से प्राप्त होता है। कपास का जो रेशा है वो किससे प्राप्त होता है? पौधे के बीज से प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट कृषि विज्ञान। और अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखे हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा कृषि विज्ञान से, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।